Hi dear students, let's see this question from JEE Advanced 2020 Physics, which came in paper 2 from the topic of optics. Now, I'm sure all of you know about this question. It was the most controversial question of whole JEE 2020. IIT ने इसके first key में they gave around 2 to 3 answers, but then eventually, thank God, they realized their mistake and finally they gave it as a bonus. But yes, um, because of this question, many good students who attempted this and eventually, they lost like a lot of time, and so that could not be, compensated for. So I believe, I hope sincerely कि जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, although from the learning point of view this is a great question, but if you think about those students जो कि IIT लिख रहे हैं, तो उनके लिए the questions should be error free. Now in this video we will be talking about this question कि इसमें आंसर कैसे आएगा. I will be predominantly focusing on the correct approach to solve this question. Also, why did it become bonus? And what can be the possible answer? See, eventually you will realize when I solve this question, you will realize कि हमें करेक्ट वे में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस डेटा की जरूरत पड़ेगी कि ऑब्जर्वर और इस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस था. ये डिस्टेंस मतलब अगर ये एल डिस्टेंस है तो ये एल डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी. बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेइंग कि अगर मैं ऑब्जर्वर को जीरो से मतलब यहां से अगर इंफिनिटी तक पहुंचा दूं, मतलब अगर जीरो पे रखूं तब इमेज में क्या डिस्टेंस आएगा, एंड अगर ऑब्जर्वर को इंफिनिटी तक लेके चला जाऊं तो इमेज में क्या डिस्टेंस आएगा. तो बेसिकली आई एम कवरिंग टू एक्सट्रीम केसेस, देयरफॉर यू कैन बी श्योर कि इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो इन दोनों आंसर्स या एक्सट्रीम केसेस के बीच में ही कुछ होगा. So I hope you got what I will be doing in this video. I will show you कि इस ऑब्जर्वर को अगर मैं जीरो पे रखता तो इनके बीच में क्या आंसर आता, एंड इस ऑब्जर्वर को मैं इंफिनिटी पे रखता तो इन दोनों इमेजेस के बीच में क्या डिस्टेंस आता. तो ये तो तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वर लाइंग बिटवीन जीरो एंड इंफिनिटी, द इमेजेस का डिस्टेंस जो हम दो एक्सट्रीम आंसर कैलकुलेट करेंगे उसके बीच में ही आएगा. Any formula that I'm going to use, I'm going to derive that. Okay, so it will be a great learning experience for most of you. Although this video is going to be quite long, तो मैंने पहले से ही सारे calculations कर रखे हैं so that ये 1 घंटे से ऊपर का वीडियो ना बने. राइट, सो लेट्स डू, बिकॉज जो है अदरवाइज ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, तो मैंने पहले से सारे कैलकुलेशन कर लिए हैं. आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग. सो फर्स्ट सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक जैसे आईआईटी ने जो फर्स्ट टेंटेटिव की थी उसमें आंसर आई थिंक 2 या 3 या 5 ऐसे करके दिया था. तो जैसे कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को कैसे कर लिया था, नियर नॉर्मल व्यूइंग का केस मान के किया था. ये रॉन्ग मेथड था ऑफ कोर्स. अब इफ यू सी, इस क्वेश्चन में जो ऑब्जर्वर है वो ऐसे है, तो मैं बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इस सिस्टम को 45 डिग्री से रोटेट कर दिया है. ओके, तो बेसिकली ये वाला क्यूब ऐसा हो गया है और ऑब्जर्वर यहाँ पे आ गया. सो दैट विल नॉट चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस. आई होप यू रियलाइज दिस. तो उससे बस एक्सप्लेनेशन थोड़ा बेटर हो जाएगा और समझने में हमें थोड़ी आसानी होगी. सो एज आई एम सेइंग, बहुत सारे बच्चों ने, अब ये डिस्टेंस क्वेश्चन में 12 दी गई थी, राइट. तो और इस क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया गया था. ठीक है, बाकी सराउंडिंग एयर है. तो अब बहुत सारे बच्चों ने इसको नियर नॉर्मल व्यूइंग मान के कर दिया था कि उन्होंने मान लिया कि यहाँ पे ऑब्जर्वर नहीं है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है. तो यू कैन सी इस ऑब्जर्वर को जो इमेज दिखाई पड़ेगी, तो ये डिस्टेंस 12 थी, है ना, ये डिस्टेंस 12 थी, राइट. तो अब ये डिस्टेंस 12 है तो ये 12 cos 45 हो जाएगी, बेसिकली 12/√2 हो जाएगी ये पूरी. ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं जो इस वाले ऑब्जर्वर को रे दिखाई पड़ेगी या इमेज दिखाई पड़ेगी, सॉरी, तो वो 12/√2 अपॉन 4/3. ठीक है, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 9/√2. तो बेसिकली ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट वो यहाँ आई पे शिफ्टेड दिखाई पड़ेगा. सिमिलरली एक ऑब्जर्वर जो यहाँ पे है उसके लिए इमेज इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट मतलब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस भी 9/√2 होगी. हेंस ओ आई डैश की वैल्यू एंड ओ आई की वैल्यू 3/√2 हो जाएगी. तो अब अपन सीधा बोल सकते हैं कि इन दोनों इमेज के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 3/√2 इंटू √2, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर्स. तो ये एक आंसर आईआईटी ने दिया था
which of course is not right, but since IIT के सिलेबस में only near normal viewing है, तो उस assumption को लेके ये आंसर आ रहा था, which of course is not right. इसी तरीके से और भी तरीके, मतलब if you use other methods, तो you will get 2, you will get 5, but none of them are correct. Of course, none of them are correct. कुछ other institutes ने तो और भी आंसर निकाले, 8 भी निकाला किसी ने, but in my opinion, none of them is correct. We will see the correct way to solve this question, as I said. एंड एज एन अगेन ऑब्जर्वर को अगर मैं यहां से लेकर इन्फिनिटी तक पे लेके जाऊं तो फिर क्या आंसर में वेरिएशन आएगा, वी विल सी दैट. नाउ टू सॉल्व दिस आई एम गोइंग टू प्रूव समथिंग. ठीक है, सबसे पहले एक रिजल्ट मैं प्रूव करूंगा. उस येरोडोव का भी एक क्वेश्चन भी है ये रिजल्ट, तो इस रिजल्ट का यूसेज अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे. करेक्ट. सो लेट अस से एन ऑब्जर्वर और सॉरी एन ऑब्जेक्ट इज एट अ फिक्स्ड डेप्थ h1. ठीक है, एंड और एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे जो कि एक फिक्स्ड जगह पे है, मतलब ऑब्जर्वर की लोकेशन फिक्स्ड है. तो एक पर्टिकुलर रे ही इसकी आईज में जाएगी, मतलब वी कैन से कि एक जो रे आर पे निकल रही है, आई एंगल पे इंसिडेंट हुई थी और आर एंगल पे निकल रही है, दैट विल गो इनसाइड द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. ओके, फॉर द टाइम बिंग वी कैन से दैट. तो वी कैन से म्यू1 sin i इक्वल्स टू म्यू2 sin r, मतलब एक रे जो आई पे इंसिडेंट हो रही है वो आर पे डेविएट हो रही है, तो म्यू1 sin i इक्वल्स टू म्यू2 sin r. ठीक है, अब मैं आई एम सेइंग कि अगर मैं आई को डी आई से चेंज करूं तो आर में कितना चेंज आएगा डी आर का. ठीक है, तो वो चेंज देखने के लिए व्हाट आई हैव डन, वी हैव डिफरेंशिएटेड दिस इक्वेशन. तो म्यू वन कॉस आई डी आई इक्वल्स टू म्यू टू कॉस आर डी आर, मतलब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा स्लाइटली एकदम डी आई चेंज करूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कितना चेंज आएगा डी आर. तो वो डी आई बाई डी आर की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली. राइट. अब इफ यू गो टू नेक्स्ट स्लाइड, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फिगर है, इसको समझना पड़ेगा. रियलिटी में इफ यू थिंक, तो इसको अगर मैं माइक्रोस्कोप लगा के देखूं तो ये एक बहुत ही नैरो बीम मान सकते हैं क्या? कैन वी से दैट इफ यू सी कि इस ऑब्जर्वर की आईज में देखो, रियलिटी में एक जो रे आई पे स्टार्ट हुई वो लेट से इसकी आईज के टॉप पार्ट पे चली गई, और एक रे जो आई प्लस डी आई पे स्टार्ट हुई, मतलब कि दिस एंगल इज आई प्लस डी आई. ठीक है, वो आइस के बॉटम पार्ट पे चली गई. तो मी सो कैन वी से दैट कि रियलिटी में एक बहुत ही नैरो सी बीम है जो कि आई एंगल से लेकर आई प्लस डी आई एंगल के बीच की सारी रे इस ऑब्जर्वर की आईज में जा रही है. कैन वी फील लाइक दैट? एक बहुत ही नैरो सी बीम है. ठीक है, बहुत ही नैरो, ये बहुत ही स्मॉल रीजन है, बहुत ही स्मॉल रीजन है. तो ये जो आई पे रे इंसिडेंट हो रही है ऑब्जेक्ट से, वो बेंड होके आर पे बेंड हुई और ये ऑब्जर्वर की आईज में चली गई. और ये आई प्लस डी आई पे जो रे निकली है ना, वो भी ऑब्जर्वर की आईज में चली गई. तो ये सारी रे, ये सारी बीम्स जो कि बहुत ही नैरो सा रीजन है, वो इस ऑब्जर्वर की आईज में चला जाएगा. करेक्ट. तो ये जो आई पे रे इंसिडेंट हुई थी उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, और ये जो आई प्लस डी आई पे हुई थी उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर प्लस डी आर है. तो बेसिकली दिस एंगल ओके, दिस एंगल इज आर प्लस डी आर. लेट मी, हाँ, ये वाला एंगल आर प्लस डी आर है. करेक्ट. नाउ so if we will retrace these two refracted rays, इस ब्लैक रे और रेड रे जो कि बेंड हुई है, ब्लैक रे आर पे बेंड हुई है और रेड रे आर प्लस डी आर पे बेंड हुई है, इन दोनों रेस को अगर हम पीछे रिट्रेस करेंगे तो ये आई पे जाके मिलती है, एंड हेंस दिस ऑब्जर्वर विल फील कि ये इमेज आई पे बन रही है, और ये हाइट या एपरेंट डेप्थ लेट मी से इज h2. ओके. अब जो रे पी पॉइंट पे हिट की थी, उस पी पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस, मतलब अगर मैं ओ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ओ की ये जो एक्चुअल डेप्थ है वो h1 है, तो ये वाली डिस्टेंस को मैंने x बोला है. ठीक है, मतलब अगर मैं p को ओरिजिन बोलूँ तो x कोऑर्डिनेट ऑफ o, उसको मैंने x बोला है, और i के x कोऑर्डिनेट को y बोला है. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द सिंबल्स, मतलब इमेज i के x कोऑर्डिनेट को, मतलब दिस डिस्टेंस आई एम सेइंग y. ओके. नाउ इफ यू सी इन दिस ट्रायंगल, ठीक है, तो ये x अपॉन h1, ठीक है, tan i है, क्योंकि अगर ये एंगल i है सो दिस एंगल विल आल्सो बी i. ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, तो x अपॉन h1 इज tan i, तो x इक्वल्स टू h1 tan i. ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, h1 sec स्क्वायर i di. ठीक है, मतलब देखो, एक रे जो p पे बेंड हुई उसके लिए ये डिस्टेंस x है, और जो बॉटम वाली रे है, ठीक है, वो p डैश बेंड होगी, तो उसके लिए ये डिस्टेंस x प्लस dx हो जाएगा.
है ना। यहां से अगर मैं मेजर कर रहा हूं तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस x प्लस dx हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज dx, है ना। तो dx की वैल्यू आ गई h1 sec स्क्वायर आई डी आई। सिमिलरली यहां से मेजर करें तो ये चीज y है, तो y की वैल्यू h2 tan r हो जाएगी, क्योंकि अगर ये एंगल r है तो फिर अपन बोल सकते हैं कि जो जैसे पीछे प्रोड्यूस कराएंगे तो ये वाला एंगल आर होगा, ये वाला एंगल आर होगा, ठीक है। तो फिर ये एंगल भी आर होगा, ठीक है। सिर्फ वैसे भी सीधे दिख रहा है, ये सिर्फ पीछे प्रोड्यूस कराएंगे तो एंगल आर हो जाएगा। तो y की वैल्यू h2 tan r हो जाएगी। तो सिमिलरली dy की वैल्यू h2 sec स्क्वायर r dr हो जाएगी, ठीक है। अब dy क्या है, वो रे जो कि r प्लस dr पे बेंड हुई थी, ठीक है, वो ये वाली रे थी। आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड इन द फिगर। ये फिगर थोड़ा सा मतलब यू नो कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो रे है ये r पे बेंड हुई, और ये जो बॉटम वाली रे है r प्लस dr पे बेंड हुई, तो ये डिस्टेंस dy भी है, ठीक है। यहां से मेजर कर रहे हैं ये y और ये y प्लस dy। तो pp डैश को अपन dx भी बोल सकते हैं और dy भी बोल सकते हैं, राइट। तो dx और dy को इक्वेट कर दिया हमने, तो यहाँ से वी आर गेटिंग h1 sec स्क्वायर आई डी आई इक्वल्स टू h2 sec स्क्वायर r dr, राइट। अब यहाँ से di बाई dr की वैल्यू एंड जो भी हमने यहाँ पे di बाई dr निकाला था इसको हमने इक्वेट कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो इसको इक्वेट करते ही हमारे पास h2 की वैल्यू ये आ जाएगी। जैसे तुम di बाई dr की वैल्यू इक्वेट करोगे तो मतलब यू विल गेट दिस h2 is equals to h1 into mu2 by mu1 into cos r by cos i का होल क्यूब, ठीक है। नाउ व्हाट इज h2? h2 is the apparent depth, ठीक है। h1 is the actual depth, mu2 is the medium in which light goes, मतलब ये वाला मीडियम जिसमें ऑब्जर्वर था हमारा, ठीक है। और mu1 is the medium जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, फ्रॉम विच लाइट कम्स, ठीक है। cos r by cos i, r is angle of refraction, i is angle of incidence, उसका होल क्यूब। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आई को एलिमिनेट करके आर के फॉर्म लिख दिया है स्नेल्स लॉ लगा के। जैसे कि मैंने ये स्क्वायर कर दो, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, तो ये 3/2 पावर हो जाएगी। अब ये cos स्क्वायर आर तो यहाँ पे ही है, और ये cos स्क्वायर आई को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर आई लिखा, ठीक है। और साइन आई को कैसे लिखा, स्नेल्स लॉ से। तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। तो साइन आई को यहाँ से म्यू 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर आर बाई म्यू 1 स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस, ठीक है। बाकी तुम इसी फॉर्म में इक्वेशन को याद रख सकते हो, ठीक है। इट्स अ नाइस रिजल्ट टू रिमेंबर, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो बेसिकली इस इक्वेशन को वापस अपन देखते हैं। h2 क्या है, apparent depth, h1 क्या है, real depth, mu2 is the medium in which light goes after refraction, mu1 is the medium from which light comes after refraction, cos r by cos i, r is the angle of refraction, i is the angle of incidence का होल क्यूब, ठीक है। यू कैन सी अगर अपन i और r दोनों को जीरो टेंड कराएं, क्योंकि नियर नॉर्मल व्यूइंग में i और r दोनों जीरो को टेंड कर जाएंगे, तो ये फैक्टर 1 को टेंड कर जाएगा। तो h2 by h1 इक्वल्स टू mu2 by mu1, जो तुम्हारा नियर नॉर्मल व्यूइंग वाला फॉर्मूला है, that you're going to get again near normal viewing wala formula, ठीक है। So this is the result which I have proved. Now I will be predominantly using this result, ठीक है। मतलब ये और ये तो एक ही बात है, it's just that I have eliminated cos I in terms of r, I in terms of r using Snell's law, तो ये और ये एक ही result है, ठीक है। Now अब first पहले let us see why do we need this data, मतलब क्वेश्चन में ये डेटा की जरूरत क्यों है कि कितने डिस्टेंस पे आर, मतलब कितने डिस्टेंस पे एल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, ये चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये डेटा मिसिंग था, इसीलिए क्वेश्चन बोनस गया था। रियलिटी में ये डेटा चाहिए होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ऑल्सो ये सिलेबस में भी नहीं है आईआईटी के, क्योंकि ये नियर नॉर्मल व्यूइंग तो है नहीं, ठीक है। बट अगर ये डेटा होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ऑफ कोर्स सिलेबस में तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाई डू वी नीड दिस डेटा। अभी तुम ध्यान से सोचो, तो अगेन मैं वो 45 डिग्री रोटेट करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, मैंने क्यूब को ऐसे रोटेट कर दिया है फॉर क्लैरिटी, ठीक है। लेट अस से ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब हमारा जो सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, अब जो हमारा ऑब्जर्वर है वो इस लाइन पे कहीं है, ठीक है। नाउ थिंक कौन सी रे ऑब्जर्व, मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे फिक्स्ड है, ऑब्जर्वर यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो एक रे जो सीधी निकलेगी दैट इज गोइंग टू गो लाइक दिस, फिर एक रे जो ऐसे निकलेगी, ठीक है, तो वो कुछ एंगल पे बेंड हो जाएगी, फिर एक रे किसी और एंगल पे बेंड हो जाएगी, फिर एक रे किसी और एंगल पे बेंड। मतलब कहने का क्या हो गया कि हर एक रे इस लाइन को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। कहने का मतलब ये हो गया कि इस लाइन पे जो भी रे हिट कर रही है वो एक पर्टिकुलर आर पे आएगी,
आई एम ट्राइंग टू से कि इस लाइन के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, जैसे इस पे जो इस पॉइंट पे जाके हिट करती है वो एक पर्टिकुलर आर पे ओरिजिनेट हुई होगी। ठीक है, फिर से बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा ध्यान से समझो उसको मैंने क्या कहा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये देखो, ये इस लाइन पे कहीं ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है। अब ये जो रे सीधी निकलेगी, ये तो सीधी निकल जाएगी, मतलब इट इज गोइंग टू इन ये नॉर्मल नॉर्मल व्यूइंग वाला केस हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि तो अब जैसे एक रे ऐसे निकलेगी तो ये ऐसे निकल जाएगी, इट इज नॉट गोइंग टू इवन इंटरसेक्ट, तो ये रे तो पहुंचेगी नहीं। फिर थोड़ी सी और बेंड लेते हैं। अब ये रे यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हिट करेगी, तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा तो उसके लिए ये आर फिक्स हो चुका है, मतलब फॉर अ गिवन ऑब्जर्वर दिस आर बिकम्स फिक्स्ड। फिर अगर मैं कोई और रे लूं, तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा तो उसके लिए ये आर अगेन फिक्स हो चुका है। दैट मीन्स फॉर यूनिक पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर आर डैश बिकम्स फिक्स्ड। सोचो, आर डैश बिकम्स फिक्स्ड। So for a different different observer, we will get different values of r dash or r. Now for a particular value of r, you will get particular value of h2 because r fixed है। तुम इस फॉर्मूले से देखो, r फिक्स हो गया तो म्यू टू म्यू वन वैसे ही फिक्स है, म्यू टू वन है यहाँ पे क्योंकि एयर है, म्यू वन फिक्स है, एच वन फिक्स है, ठीक है। तो एच वन एपरेंट एक्चुअल डेप्थ है, तो एच टू की एक यूनिक वैल्यू आएगी, मतलब एपरेंट डेप्थ की एक यूनिक वैल्यू आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेंस वी कैन से दैट कि जो इमेज बनने वाली है, ठीक है, इमेज जो बनने वाली है वो इस बात पे डिपेंड करती है, मतलब जो ऑब्जर्वर को इमेज दिखने वाली है, अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग डेप्थ पे इमेज दिखेगी। दैट मीन्स वी रिक्वायर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर सो दैट वी कैन फाइंड दी वी कैन फाइंड विच इमेज आर वी टॉकिंग अबाउट, कि हम कौन से इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो ये वो H2 था, ये जो इमेज बनी है, ये इमेज एक इस आर के लिए आएगी, मतलब एक पर्टिकुलर आर के लिए आएगी, राइट। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि मतलब वो रेंज निकालते हैं। नाउ वी विल फाइंड दैट रेंज कि ऑब्जर्वर को मैं जीरो से इन्फिनिटी पे लेके जाऊं तो क्या होगा, ठीक है। नाउ थिंक केयरफुली। अगेन मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ कि जैसे तुम ये सोचो कि ये जो ओ से रे निकली, ये जो स्ट्रेट नॉर्मल व्यूइंग वाली रे है वो सीधा निकल जाएगी, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस पे आई, इट गोज स्ट्रेट अवे। तो विल दिस रे एवर बी एबल टू रीच ऑन दिस लाइन? नो। सिमिलरली इफ वी कंसिडर दिस रे, तो ये रे किसी ऐसे बेंड हो जाएगी, फिर ये रे, तो ये, तो जो रे 45 पे बेंड होगी, 45 पे बेंड होगी, मतलब जिस रे के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 होगा, कैन वी से दैट वो रे इंफिनिटी पे जाके इस पैरेलल लाइन को मीट करेगी? कैन वी से दैट? ठीक है। तो जो रे वो एक एक्सट्रीम हो गया, मतलब जो रे 45 डिग्री पे बेंड हो रही है, दैट रे इज गोइंग टू मीट दिस रे या दिस लाइन एट इंफिनिटी। तो मतलब ऑब्जर्वर अगर इंफिनिटी पे रखा है तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी 45 डिग्री। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो ऑब्जर्वर अगर इंफिनिटी पे है तो उसके लिए एंगल ऑफ आर विल बी 45 डिग्री, सो दैट रे इज गोइंग टू रीच दैट ऑब्जर्वर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये रे वो बनाई 45 डिग्री पे, आर की वैल्यू 45 ले ली, ठीक है। तो आर की वैल्यू 45 ले ली और इसको पीछे प्रोड्यूस किया, ठीक है। लेट्स से इमेज यहाँ पे आई है ना, दिस इमेज आई। सो दिस H2 वी कैन फाइंड यूजिंग दैट फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले में H2 ये म्यू टू वन हो जाएगा क्योंकि एयर में गई है रे क्यूब से निकल के, म्यू वन 4/3 हो जाएगा, कॉस आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो सीधा, कॉस आर की वैल्यू कॉस 45 रख देंगे हम लोग, ठीक है। सब कुछ मालूम है तो H2 निकल जाएगा, राइट। H1 की वैल्यू क्या होगी? 12/√2, ठीक है। ये H1 ये है हमारा, ठीक है। सो दिस OB वॉज 12, ठीक है, OB 12 था, तो ये 12/√2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू रियलाइज दिस, ये 12/√2 हो जाएगा, तो H1 इज 12/√2 यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो सॉल्विंग इफ यू पुट दैट एवरीथिंग, तो H2 की वैल्यू आती है 3.69, यू कैन डू दी कैलकुलेशंस। H2 की वैल्यू आती है 3.69, मतलब अगर B को ओरिजिन ले लें, B पॉइंट को ओरिजिन ले लें, तो इसके y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3.69। वी आर अज्यूमिंग दिस एज पॉजिटिव x एक्सिस एंड दिस एज पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक उल्टा है ना, क्योंकि मैं नेगेटिव क्या मतलब इट डजंट मैटर, राइट। तो इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव एक्सिस मान लेते हैं। तो H2 का जो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, या H2 की वैल्यू 3.69 आ जाएगी, तो इस इमेज का y कोऑर्डिनेट 3.69 हो जाएगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट कैसे निकाला? अब तुम ऐसे सोचो कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले तो मतलब ये अपन NP प्लस PB
एनपी प्लस पीबी एक्स कोऑर्डिनेट है क्या? ठीक है, एनपी प्लस पीबी, राइट, है ना? अच्छा, अगर मैं बी को ओरिजिन मान रहा हूँ, ठीक है, एनपी प्लस पीबी, एनपी को H2 tan 45 लिख सकते हैं क्या? एनपी अपॉन H2 इज tan 45, क्योंकि ये एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 है, राइट? तो एनपी को वी कैन राइट H2 tan 45, तो एनपी तो आ गया। पीबी, पीबी क्या है? पीबी है ये डिस्टेंस, मतलब ये पूरी डिस्टेंस विच इज 12 बाई रूट टू, है ना? ये 12 था, रिमेंबर दिस वाज 12, दिस इज 12 बाई रूट टू, 12 बाई रूट टू माइनस दिस, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज H1 tan I थिंक, ये चीज H1 tan I है क्या? H1 tan I, राइट, H1 tan I है, तो ये H1 tan I है, ठीक है, और ये 12 बाई रूट टू है पूरा, तो दैट हेंस वी गेट दिस एज 12 बाई रूट टू माइनस H1 tan I, राइट, 12 बाई रूट टू माइनस H1 tan I, ये, ठीक है, तो इसमें हमने एनपी ऐड कर दिया, एनपी क्या था? H2 tan 45, ठीक है, तो एक्स आई आ गया। अच्छा, आई एंगल कैसे मालूम पड़ा? आई एंगल स्नेल्स लॉ से मालूम पड़ गया, ठीक है, क्योंकि वी वांट दिस रे टू मूव एट टू बेंड एट 45, तो 4/3 sin i इक्वल्स टू 1 sin 45, तो यहाँ से हमारे पास sin i की वैल्यू मालूम पड़ गई। नाउ इफ यू नो sin i then that means you know tan i as well, है ना? sin i मालूम है तो tan i भी मालूम है, वो अपन ट्रायंगल बना सकते हैं, राइट? ये एंगल अगर i है तो दिस इज 3, दिस इज 4 रूट 2, तो कितना आएगा? 4 4 जा 16, 2 जा 32 माइनस 9 रूट 23, करेक्ट? तो tan i भी मालूम है, सो आई होप यू रियलाइज कि xi की वैल्यू में जब सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, h1 मालूम है, h1 इज गिवन 12 बाई रूट टू, tan i सब कुछ डाल देंगे तो 6.86 आ जाएगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स h2 में बता चुका हूँ, ये 3.69, तो इस इमेज के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी आ गए, कूल। अब सिमिलरली जो रे इधर से बेंड होगी, मतलब देखो ये रे तो इधर से निकली थी, अब एक सेट ऑफ रे इधर से भी जाएगी, मतलब इधर से निकल के ऐसे, ये तो हॉरिजॉन्टल ये वाला जो फेस था इधर से गई इन्फिनिटी पे, तो एक रे ऐसे भी जाएगी ऐसे, ठीक है, इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया, ये तो इधर से भी जाएगी 45 डिग्री पे, ठीक है। अब सिमेट्री से कह सकते हैं कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट स्वैप हो जाएंगे, इफ यू थिंक केयरफुली, ये H2 था, ठीक है, अब की बार ये H2 हो जाएगा, राइट? तुम इसको अगर इधर से देखोगे, मतलब ऐसे इस तरफ से देखोगे, ऐसे खड़े होकर देखोगे, तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि ये तो सेम फिगर बन रहा है, ठीक है, और ये चीज वो हो जाएगी 6.86 हो जाएगी, करेक्ट? हेंस कैन वी से दैट कि इस इमेज का x कोऑर्डिनेट 3.69 होगा और y कोऑर्डिनेट 6.86 होगा, अगर इसको ओरिजिन मान लें तो। अब बस दोनों इमेजेस के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मालूम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यू विल गेट कि आई डैश की वैल्यू आती है 4.48 सेंटीमीटर। हेंस अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, सॉरी, ऑब्जर्वर इंफिनिटी पे है, अगर ऑब्जर्वर इंफिनिटी पे है, सो वी कैन से दैट कि इन दोनों इमेजेस में जो बनेगी, इन दोनों इमेजेस में जो डिस्टेंस आएगी वो 4.48 आएगी, correct? So this is one extreme. Now second extreme is quite easy to calculate if we start bringing observer very close, ठीक है। Now उसके पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर हम ऑब्जर्वर को बहुत पास, जैसे देखो अब मैं ऑब्जर्वर को पास ला रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो आई वॉन्ट रे टू बेंड मोर ना, क्योंकि देखो जो रे 45 पे बेंड हुई थी वो तो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी, तो कोई एक ऐसी रे होगी जो और ज्यादा बेंड करेगी, तो ये यहाँ पे मीट कर जाएगी, ठीक है। कोई एक ऐसी रे होगी जो और ज्यादा बेंड करेगी, तो यहाँ पे मीट कर जाएगी, ठीक है। तो आई वॉन्ट ऑब्जर्वर टू रीच हियर, ठीक है, एकदम इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इसमें एक चीज हो सकती थी कि अगर टी आई, मतलब अगर 90 एंगल पॉसिबल होता, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे कि अगर ये रे ऐसे आती और 90 पे बेंड हो जाती यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर पे यहाँ पे, तो ऑब्जर्वर को यहाँ पे मिल जाती है, मतलब ये रे यहाँ पहुंच जाती 90 पे अगर बेंडिंग पॉसिबल होती, ठीक है। बट 90 पे अगर बेंडिंग पॉसिबल होती तो फिर ये एंगल थीटा क्रिटिकल बन सकता होता, मतलब ये जो एंगल आई है थीटा क्रिटिकल बन सकता होता। अब तुम इसमें कैलकुलेट करो, आई कभी थीटा क्रिटिकल नहीं बन सकता, भाई, बिकॉज आई की मैक्सिमम वैल्यू 45 हो सकती है, थिंक केयरफुली, है ना? आई की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये एंगल आई होगा, है ना? तो आई की मैक्सिमम वैल्यू एंगल 45 हो सकती है, एंड हेंस
इट कैन नॉट बी थीटा क्रिटिकल, क्योंकि थीटा क्रिटिकल की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 3/4, ठीक है। और आई की वैल्यू कितनी है 45, आई मैक्स की वैल्यू पॉसिबल कितनी है 45। थिंक व्हाट आई एम सेइंग, आई की मैक्सिमम वैल्यू 45 हो सकती है और थीटा क्रिटिकल की मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी थीटा क्रिटिकल की वैल्यू साइन इनवर्स 3/4 है। इफ यू कंपेयर दीस टू, सो यू विल फाइंड दिस थीटा क्रिटिकल इज मोर देन आई मैक्स। वो कैसे कंपेयर करोगे, वो तुम ऐसे देख लो, साइन थीटा सी की वैल्यू 3/4 है और साइन ऑफ आई मैक्स की वैल्यू 1/√2 है। अब क्लियरली ये 0.75 और ये 0.7 कुछ आएगा, 0.7 समथिंग, ये बड़ा है। तो साइन थीटा सी अगर साइन आई मैक्स से बड़ा है, हेंस थीटा सी आई मैक्स से बड़ा है। सो कैन वी से दैट कि आई मैक्स की वैल्यू थीटा सी से छोटी है, therefore I can never become theta c and hence angle can never become 90, रिफ्रैक्शन एंगल 90 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल 90 नहीं हो सकता, बट इसका मतलब क्या होगा, जब हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे आएगा तो उसको कौन सी रे मिलेगी, देखो उसको ये रे मिलेगी जो i इक्वल्स टू 45 पे जा रही है। ये ऑब्जर्वर हम यहाँ पास ला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रे 45 पे निकलेगी, ठीक है, ये जो 45 पे जाएगी मतलब 45 पे इंसिडेंट होगी, ये रे निकलते ही ऑब्जर्वर को मिल जाएगी, ये रे निकलते ही ऑब्जर्वर को मिल जाएगी, मतलब ये निकलेगी और ऑब्जर्वर की आंख में घुस जाएगी एकदम, ठीक है। तो आर उसका अपन निकाल सकते हैं, मतलब ये 45 पे इंसिडेंट थी और आर पे बेंड हुई और बेंड होते ही ऑब्जर्वर की आईज में चली गई, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग दैट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अपन आर निकाल लेते हैं, निकाला हुआ मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो 4/3 साइन 45 इज इक्वल्स टू 1 साइन आर, यहाँ पे साइन आर के लिए 2√2/3 आ गई। मतलब क्या हुआ, ये रे जो ओ से स्टार्ट हुई अलोंग दी कॉर्नर गई 45 डिग्री के एंगल पे, राइट, और आर पे बेंड होते ही ऑब्जर्वर की आइज में चली गई, ठीक है। आर पे बेंड होते ही ऑब्जर्वर की आइज में चली गई ऊपर, मतलब ये इस फेस पे इंसिडेंट हुई है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसे, ऐसे देखो, ये ऐसे, ठीक है, ये इस पे इंसिडेंट हुई और ये बेंड होते इधर चली गई। फिर वैसे ही एक रे इधर से जाएगी ये ऐसे, और ये बेंड होकर कैसे चली जाएगी, मतलब इसके लिए ये नॉर्मल होगा, करेक्ट। मतलब एक हॉरिजॉन्टल फेस पे स्ट्राइक करती है 45 पे एकदम कॉर्नर पे, और एक वर्टिकल फेस पे स्ट्राइक करेगी 45 पे एकदम कॉर्नर पे। I hope। तो उसके लिए वर्टिकल वाली के लिए ये ऐसे लाइन हॉरिजॉन्टल होगी और ये हॉरिजॉन्टल वाली के लिए ऐसे लाइन वर्टिकल होगी। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, पहले हॉरिजॉन्टल वाले की बात करते हैं, लाइक इसके लिए ये जो फेस है, ठीक है, तो ये जो ऐसे गई है, ठीक है, जस्ट 45 पे, तो ये बेंड हुई ऐसे एंड दिस एंगल इज आर, ठीक है। और ये बेंड होते ही कॉर्नर पे एकदम ऑब्जर्वर की आईज में चली गई और ये ऑब्जर्वर एकदम क्लोज आ चुका है, ठीक है। सो वी हैव फाउंड साइन आर, यहाँ पे साइन आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू हमें पता है, तो अगेन H2 की वैल्यू वी कैन फाइंड यूजिंग दैट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो निकाला था। इसमें H1 भी मालूम, H1 रिमेन्स फिक्स्ड 12/√2, म्यू2 1 हो जाएगा, म्यू1 की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, साइन आर मालूम है तो कॉस आर मालूम है, ठीक है। तो वी विल पुट एवरी वैल्यू ओवर हियर, तो मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, ठीक है। तो वो वैल्यू आती है 2/3, मतलब ये वैल्यू 2/3 आ जाती है, करेक्ट। अब अगर ये 2/3 मालूम है तो फिर ये एक्स आई, ये चीज जो है इसको एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आई बोल सकते हैं। इस केस में एक्स आई निकालना बहुत आसान है, ठीक है। H2, अब जैसे ये एंगल आर है तो फिर ये एंगल भी आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी रे को तो पीछे प्रोड्यूस किया गया है ना। नहीं तो तुम ऐसे सोचो ये एंगल आर है तो फिर ये भी एंगल आर है, तो ये एक्स आई को H2 tan r बोल सकते हैं, दिस एक्स आई अपॉन H2 इज tan r, तो एक्स आई को अपन H2 tan r बोल सकते हैं, दिस विल बिकम H2 tan r। अब H2 तो हमने निकाला हुआ है 2/3 और tan r भी पता है, क्योंकि sin r पता है तो tan r पता है ना, ट्राइंगल्स लगा के sin r कितना है 2√2/3, है ना। सो दिस विल बी 8, सॉरी 1, ठीक है। तो tan r कितना हो जाएगा 2√2, सो यू कैन सी इसको 2/3 को, जो कि H2 है, इसको 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट 4√2/3। सो एक्स आई भी मालूम है। अब इसके कोऑर्डिनेट आ गए ना हमारे पास, एक्स आई कमा वाई आई, इसके आ गए, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आए एक्स आई कॉमा वाई आई, वो आए 4√2/3 कॉमा 2/3, ठीक। सिमिलरली अब फिर से वही बात, जो वर्टिकल फेस से सब कुछ होगा, मतलब जो इस फेस से होगा उसमें एक्स वाई को एक्सिस स्वैप हो जाएंगे, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 2/3 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट 4√2/3 हो जाएगा,
ठीक है, यू कैन सी इमेज इस बार बनेगी, इस तरफ बनेगी। तो सेम थिंग, ये चीज इस बार H2 हो जाएगी, और ये वाली चीज 4√2/3 हो जाएगी। H2 2/3 था। तो फिर से हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो इमेज में डिस्टेंस निकाल सकते हैं आई डैश, वो वैल्यू 1.73 आती है कैलकुलेट करके। ठीक है, √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है, ठीक, 1.72 या 1.73 आती है। हेंस वी कैन से दैट कि तुम अगर ऑब्जर्वर को एकदम इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आओगे तो इमेज में जो डिस्टेंस का वेरिएशन आ रहा है इमेजेस में 1.73 से, मतलब 1.73 तब है जब ऑब्जर्वर यहाँ पे है, और 4 पॉइंट कितना आया था, 4.48 तब आएगा जब ऑब्जर्वर इन्फिनिटी पे हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस का जो वैल्यू है ये लाई कर सकता है कहां से कहां तक, 1.73, 1.73 से लेकर 4.48 के बीच में। ठीक है, 1.73 से लेकर 4.48 के बीच में ये भी लाई करेगा। ठीक है, तो कोई भी आंसर जो था वो इसके बाहर नहीं आ सकता, ये करेक्ट है एकदम। ठीक है, एकदम करेक्ट है। So I hope you would have enjoyed this solution. I hope you would have, learned something new. And of course, the question was super controversial, but ऐसे क्वेश्चन से लर्निंग बहुत अच्छी होती है. So I hope you would have loved it. Thank you.